वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे GS 6 के पॉइंट नंबर 6 पे। हिंदी माध्यम का हमारा ये वीडियो, इसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का योजना, उनका प्रबंधन, उससे संबंधित सारी चीजें, उससे संबंधित योजनाएं, क्या राज्य सरकार ला रही है, क्या आपकी केंद्र सरकार ला रही है, सब कुछ एक वीडियो में देखेंगे। हिंदी माध्यम में, हिंदी में ही लिखा गया है और हिंदी में ही ये समझाया गया है वीडियो आपको, और बहुत से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताने की कोशिश की जाएगी इसमें, जो आपको अच्छे से नोट करने हैं और उनको बार बार रिवाइज करना है। जितना ज्यादा इस वक्त आप रिवाइज करेंगे, जितना ज्यादा उत्तर लेखन करेंगे, उतना अच्छा आपका पेपर क्लियर होगा और उतनी जल्दी आप सिलेक्ट होंगे। तो जो लोग भी उत्तर लेखन बहुत ही सही ढंग से एक सिस्टमैटिक तरीके से करना चाहते हैं, वो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका पेड ग्रुप चल रहा है। पूरा डाउट क्लियरेंस, मॉडल आंसर्स, सब कुछ आपको उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा निबंध लेखन का हमारा एक पेड ग्रुप चल रहा है, जिसमें आपको निबंध का अभ्यास कराया जा रहा है, सिर्फ निबंध का उसमें। और अगर आप कंप्लीट चाहते हैं, जिसमें आपको PDF, टेस्ट सीरीज सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए आप हमारा मुख्य परीक्षा 2023 UP PCS उसका पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग UP PCS 2024 की तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत से सिलेक्शन तक की जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं UP PCS 2024 के लिए। तो फिलहाल के लिए GS 6 पॉइंट नंबर 6 हिंदी माध्यम का हमारा ये वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो GS 6 का पॉइंट नंबर 6 पे आ गए हैं हम। हिंदी माध्यम का हमारा ये वीडियो है। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, उनकी योजना, उनका प्रबंधन। बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप जितने भी जलवायु की वार्ताएं आपने देखी होंगी या उनका जिक्र हुआ होगा, तो उसमें हम हमेशा बात करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो किसी भी देश के ऊर्जा संसाधन हैं, उनमें किस तरीके के ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग होना जरूरी है। उसमें आपके आते हैं नवीकरणीय, जिनको आप कहते हैं अंग्रेजी में रीन्यूएबल, और गैर नवीकरणीय नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। देखिए, अब जिस हिसाब से जलवायु परिवर्तन चल रहा है, हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, तो इस परिदृश्य में जो वैश्विक उत्सर्जन वक्र है, उसको मोड़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने जरूरी हैं। खासकर महामारी के बाद भविष्य के लिए तत्काल जलवायु कार्रवाई विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें योगदान आपका राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर पे करते हैं। तो इस संदर्भ में हम भविष्य की प्रत्यास्थी और सुरक्षित ऊर्जा प्रणाली, हम बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी की, उसमें उसके निर्माण के लिए एक टर्म यूज होता है नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण या फिर रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, RE ट्रांजिशन जिसको कहा जाता है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, हम इसको ट्रांजिशन क्यों कह रहे हैं? हम इसको ट्रांजिशन इसलिए कह रहे हैं कि फिलहाल जिन ऊर्जा स्रोतों पे हम निर्भर हैं, उनसे हमें इनकी तरफ बढ़ना है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की तरफ बढ़ना है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन से होते हैं, या आप कहें तो हमें क्या जरूरत पड़ रही है नवीकरणीय ऊर्जा अंगीकरण की, हमें क्यों इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। आप जानते हैं तेल और कोयले की खपत बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो भविष्य में खत्म हो जाएंगे। खत्म से मेरा कहने का मतलब है कि उनको दोबारा जनरेट होने में आप सोचिए लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे। मतलब ये लिमिटेड हैं, ठीक है। और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं, ये आपके खत्म नहीं होंगे, ये एग्जॉस्ट नहीं होंगे, ये इनएग्जॉस्टेबल है। अब सोलर एनर्जी है, सूर्य देव हमें एनर्जी प्रदान कर रहे हैं, सूर्य देव प्रकाशित कर रहे हैं पूरे विश्व को, ये एनर्जी तो कभी खत्म नहीं होगी, ये तो हमेशा हमारे पास रहेगी। पानी से पैदा होने वाली एनर्जी,
या फिर हवा से जो विंड एनर्जी की हम बात करते हैं, या फिर हम एक एनर्जी की बात करते हैं बायोमास। अभी हम पढ़ेंगे सब एक एक करके, अभी मैं सिर्फ आपको चीजें बता रही हूँ। दोनों में मेन अंतर ये होता है कि जो आपके नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं ये थोड़े से महंगे हैं और ये इनके मुकाबले सस्ते हैं। ये इनको आप कहेंगे क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज, और ये आपका प्रदूषण करते हैं, तो ये पॉल्यूशन जनरेटिंग है। बेसिक फर्क समझ में आ रहा है ना दोनों के बीच का। तो नवीकरणीय ऊर्जा पे ज्यादा जोर जो है वो इसी सबको लेके किया जा रहा है, ठीक है। आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, पर्यावरण की दृष्टिकोण से भी नवीकरणीय ऊर्जा हर तरीके से हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो ज्यादा से ज्यादा जो हमें ध्यान केंद्रित करना है वो उन संसाधनों पे करना है जो नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि हम RE ट्रांजिशन की तरफ जा सके, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब जब भारत को आजादी मिली थी, हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस जब हमें मिली तब की, तब देश के जो ज्यादातर हिस्से थे उनमें जो घरों को रोशन, मतलब कि घर में जो लाइटनिंग प्रदान करते थे उसके लिए पर्याप्त बिजली हमारे पास नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमारे पास नहीं थी। तो जब अंधेरा हो जाता था तो लालटेन या फिर मिट्टी के तेल के लैंप, जो कैरोसिन लैंप्स होते थे, उनसे हमको रोशनी मिलती थी। ज्यादातर घरों में सूरज डूबने से पहले ही अपने काम सारे निपटा लिए जाते थे, क्योंकि उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो कोई लैंटेन या कोई लैंप खरीद सकें, क्योंकि 7:30 बजे तक लाइट्स ऑफ हो जाती थी, बत्ती बुझ जाती थी, मतलब बाहर की जो नेचुरल लाइट है वो खत्म हो जाती थी, क्योंकि मिट्टी का तेल केरोसिन काफी महंगा होता था और उतनी आसानी से आपको मिलता भी नहीं था, अवेलेबल भी नहीं था। कम होने के कारण भी बहुत ही कम लोग जो थे वो लालटेन का उपयोग कर पाते थे। अब तेल के जो लैंप होते हैं या जो डिबरियां होती हैं, डिबरियां तो सुना होगा आपने, वो डिब्बी जिनको बोलते हैं, डिब्बी में वो तेल डाल के उसको बत्ती लगा के उसको जलाते थे वो, या फिर कोई दिया, उसको खिड़की पे रख दिया जाता था। मान लीजिए कोई ट्रैवलर्स हैं, उनको देर रात को घर तक लौटना है, जिससे उनको वो दिखती रहे, बस इसलिए। अब आजादी के 6 दशक से ज्यादा गुजर गए हैं और अभी भी आप देखेंगे स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता हुआ छोटा बच्चा आपको दिखने को मिल जाएगा। हालांकि अभी ऐसा नहीं है, अपवाद है, ये नियम नहीं है। अब जो स्थिति है वो बेहतर हो गई है, काफी चमकदार हो गई है। जो शहरी इलाके हैं ज्यादातर, उनमें बिजली पहुंच चुकी है। कुछ गांव जरूर ऐसे होंगे जहां पे बिजली रेगुलर नहीं आती होगी, बिजली कटती होगी, या फिर हो सकता है कुछ गांव में अभी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ना हो, लेकिन जो शहरी इलाके हैं उनमें ज्यादातर बिजली के कनेक्शन पहुंच चुके हैं, ठीक है। एक हमने बात ये देख ली। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी, उन्होंने हमारा जो 59th इंडिपेंडेंस डे था उस पे अपने भाषण में एक बात कही। ये ऐसे वाले जो कोटेशंस वगैरह हैं वो आप नोट कर सकते हैं, कई बार लिखने के काम आ जाता है, कि ऊर्जा सुरक्षा का अर्थ यह सुनिश्चित करना है। ऊर्जा सुरक्षा, हम बात कर रहे हैं एनर्जी सिक्योरिटी। मैं आपको भी बताऊंगी एनर्जी सिक्योरिटी हम किसे कह रहे हैं। क्या अर्थ है इसमें, कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे जो देश के नागरिक हैं, सभी नागरिक, उनको जीवन भर लाइफ टाइम एक्सेस मिले किफायती बिजली दर का, मतलब किफायती दर पे, रीजनेबल रेट्स पे ऊर्जा मिलती रहे। इसलिए हमारे लिए ऊर्जा सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता हो जाती है और भविष्य के लिए भी ये बहुत ही आवश्यक कदम है। किंतु इसे संक्रमण काल की रणनीति माना जाना चाहिए, जिससे हम ऊर्जा आत्मनिर्भरता अथवा ऐसी अर्थव्यवस्था के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें जो तेल, गैस अथवा कोयले के आयात से पूरी तरह मुक्त रहते हुए अच्छी तरह काम कर सके। हम किस चीज की कल्पना कर रहे हैं? हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लेके आइए, आप नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत लेके आइए या फिर संसाधन लेके आइए। हम बात ये कर रहे हैं, हम उस ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं जो मैंने आपको भी ऊपर बताया, RE ट्रांजिशन, कि जो अभी फिलहाल हम इंपोर्ट करते हैं, ऑयल, गैस, कोल, इस सब पे जो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस है ये भी कम हो जाए। इसके साथ साथ हम नवीकरणीय ऊर्जा को भी अपनाएं और हम आत्मनिर्भर भी बने। अगर हमें तेल चाहिए, ये सब चाहिए, तो इसमें भी हमारे पास आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। अब वो भौगोलिक गतिविधियां होती हैं, भौगोलिक हमारा जो परिक्षेप है वो हमें नहीं इस चीज की अनुमति देता कि हम यहाँ पे, अब देखिए कुछ चीजें ज्योग्राफीज होती हैं, अब यहाँ पे तो आपको नहीं उग रहे,
नारियल का तेल नहीं है हमारे पास नॉर्थ इंडिया में, लेकिन साउथ में है। ऐसे ही हमारे पास तेल, पेट्रोलियम, इन सबके हमारे पास संसाधन मौजूद नहीं है क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थिति नहीं है वैसी। तो एक ये वाली चीज भी आप इसमें लिख सकते हैं। अब जो नवीकरणीय ऊर्जा है, अब हर जगह नवीकरणीय ऊर्जा, अभी हम एक एक करके देखेंगे तो उसमें हम सबके चैलेंजेस और सबकी आगे की राह क्या है ये देख सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा, हमें अपने स्टेट के संदर्भ में ही ये चीजें पढ़नी है, तो हम यहां देखेंगे उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा। आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के संबंध में वैश्विक प्रतिबद्धता के दृष्टिगत हरित ऊर्जा की आपूर्ति, ग्रीन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, इसकी आपूर्ति पर हमें बल दिया जाना चाहिए। ये टारगेट आपको याद रहना चाहिए कि हम, भारत का क्या टारगेट है, 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना, नॉन फॉसिल बेस्ड एनर्जी, और 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं हम। देखिए बात समझिए, हमें एक तो 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, इतनी कैपेसिटी हमें डेवलप करनी है। इसके अलावा 2030 तक हमारी जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, ऊर्जा आवश्यकताएं हैं, उनका 50%, मतलब उसमें से आधा लगभग हम रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पूरा करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा से हम पूरा करेंगे। ठीक है, और ये हमने कहां बनाया था टारगेट, जरा मुझे बताइए, कौन सी समिट में, कमेंट करके बताइए। अब उत्तर प्रदेश सरकार जलवायु परिवर्तन के वर्तमान और संभावित प्रभाव को महत्व देते हुए राज्य में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित है। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं? क्लीन एनर्जी सोर्सेस। कौन से होते हैं क्लीन एनर्जी सोर्सेस? ये वो एनर्जी सोर्सेस होते हैं जो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल नहीं होते, प्रदूषण नहीं करते, ये वो वाले एनर्जी रिसोर्सेस होते हैं। अब प्रदेश के विकास के साथ साथ ऊर्जा की भी मांग बढ़ेगी, ये होगा ही। जो एनर्जी की डिमांड है वो अनवरत बढ़ोतरी उसमें हो रही है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत सीमित होने तथा उनके दोहन से पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ने के दृष्टिगत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने तथा इसके प्रचार प्रसार को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। अब ऊर्जा की जो मुख्य धारा है उसमें महत्वपूर्ण सहभागिता करने के लिए अब आगे नई और बृहत्तर संभावनाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। हम बात करते हैं जब नवाचार की, निवेश की, तो इन सबसे संबंधित सबसे ज्यादा जो सेक्टर ऐसा है जिसमें ये सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हो वो यही है, नवीकरणीय ऊर्जा वाला। बायोमास एवं लघु जल विद्युत के साथ जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं या बायोमास होता है, उसके साथ अब सौर ऊर्जा पर आधारित मेगावाट क्षमता की बड़ी परियोजनाओं की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। प्रदेश में ग्रिड संयोजित सोलर पावर जनरेशन तथा रूफटॉप पावर जनरेशन की दिशा में कार्य काफी किया जा रहा है। तो अब हम उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं जिसकी परिकल्पना इस अभिकरण के गठन के समय की गई थी। मैं आपसे बात करूं, अगर उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त विद्युत ऊर्जा का जो फिलहाल प्रतिशत है, परसेंटेज है, वो कुल अधिष्ठापित क्षमता का लगभग 11.8% है। प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ये 3 सेक्टर्स जो हैं ये सबसे प्रमुख हैं। प्रदेश में उपलब्ध अक्षय ऊर्जा स्रोत यथा आपकी सौर ऊर्जा, लघु जल विद्युत, बायोमास, इन पे जो आधारित विद्युत उत्पादन की क्षमता के विकास हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए विभिन्न क्षमताओं के सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश की जो चीनी मिलें हैं उसमें को जनरेशन, वहां पे जो धान की भूसी होती है, अब बाकी का जो बायोमास होता है, उस पर आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निजी उद्यमियों का सहयोग, सबसे ज्यादा जरूरी जो नवीकरणीय ऊर्जा वाला एरिया है उसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन को आप सबसे ज्यादा आगे से आगे बढ़ावा देके लिखेंगे। उसके सहयोग से लघु जल विद्युत परियोजनाओं को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। तो आप सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एनर्जी सिक्योरिटी क्या होती है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, जो हम कह रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा, ये सब हम किस लिए कर रहे हैं? ऊर्जा सुरक्षा पाने के लिए। तो ऊर्जा सुरक्षा क्या है ये देखना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई देश है,
उसका जो ऊर्जा उपभोग है या उसके जो मानव विकास सूचकांक है, मानव रहन सहन का समेकित संकेतक है, इसके मध्य महत्वपूर्ण संबंध है आपस में। प्रति व्यक्ति कम ऊर्जा खपत वाले देशों का मानव विकास सूचकांक में निम्न स्थान होता है। मतलब मानव सूचकांक और ऊर्जा उपयोग जो है वो एक दूसरे के क्या हो गए, पूरक हो गए। तो अपने ऊर्जा उपभोग में कमी किए बिना कोई भी देश मानव विकास सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकता, एक दूसरे के, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री हो गए वो। तो वर्तमान में अगर आप देखें, भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा उत्पादन दर विकसित देशों की तुलना में काफी कम है, जिसका बढ़ान, इसको आप इंक्रीज करेंगे तभी आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक इंप्रूव होगा, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, अब क्या बात है, मतलब ऊर्जा सुरक्षा क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी को आप डिफाइन करते हैं 3A में। पहला है आपका अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, इसको आप अवेलेबिलिटी ही लिखेंगे, उपलब्धता। दूसरा है आपका एक्सेसिबिलिटी, ये क्या हो गया, आपकी पहुंच। और तीसरा है आपका अफोर्डेबिलिटी, जिसका मतलब है वहनीयता। इसके तौर पे हम परिभाषित करते हैं ऊर्जा सुरक्षा को या फिर एनर्जी सिक्योरिटी। मतलब सस्ती कीमतों पे ऊर्जा की निर्बाध उपलब्धता ही हो गई ऊर्जा सुरक्षा, यानी सस्ती एवं वहनीय दर पर बिना किसी रुकावट के सभी तक ऊर्जा की उपलब्धता को ही हम कह रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है, तो ये तीन चीज तो आप लिख के आएंगे ही आएंगे, अवेलेबिलिटी प्लस एक्सेसिबिलिटी प्लस अफोर्डेबिलिटी, 3A। अब इसके दो प्रकार कह लीजिए, या तो जो, या आयाम कह लीजिए, ऊर्जा सुरक्षा के आप दो आयाम मान सकते हैं। पहला है आपका दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी। दूसरा है आपका लघुकालिक ऊर्जा सुरक्षा, शॉर्ट टर्म एनर्जी सिक्योरिटी। दोनों के बीच में फर्क क्या है? दीर्घकालिक जो ऊर्जा सुरक्षा है, इसका संबंध आप कह रहे हैं आर्थिक विकास और पर्यावरणीय जरूरतों के अनुरूप ऊर्जा की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक निवेश, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, हमारी एनवायरमेंटल नीड्स के लिए। ठीक है, तो ये आपका एक लॉन्ग गोइंग प्रोसेस है। शॉर्ट टर्म एनर्जी सिक्योरिटी का क्या मतलब हुआ? मतलब एकदम शॉर्ट टर्म को इसी चीज की जरूरत है, इसका संबंध है आपूर्ति और मांग का संतुलन, डिमांड और सप्लाई के बीच में एक संतुलन बनाना। मान लीजिए अचानक से कोई परिवर्तन आ गया है, तो उसका यथाशीघ्र समाधान करने की ऊर्जा प्रणाली क्षमता, वो कहलाएगी शॉर्ट टर्म एनर्जी सिक्योरिटी। मतलब कि किसी भी आर्थिक व्यवस्था को ज्यादा रेजिलियंट बनाना। जापान है इसका एग्जांपल। जापान में न्यूक्लियर अटैक हो चुका, जापान में आए दिन अर्थक्वेक आते रहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में प्रॉब्लम होने लग जाती है, लेकिन जापान गिरता है और खड़ा हो जाता है। मतलब एक उसका कमबैक बहुत अच्छा है, मतलब कोलैप्स नहीं करता, एकदम खत्म नहीं होती इकोनॉमी। तो ऐसी पर्यावरणीय दृष्टिकोण से ऐसी अर्थव्यवस्था जो रेजिलियंट है बहुत ज्यादा, जो जूझना जानती है एकदम से आए कोई लघुकालिक बदलाव से। क्लियर हो गई इतनी बातें? अच्छा, क्यों है आवश्यक ऊर्जा सुरक्षा? अगर मैं आपसे पूछूं, सारे कॉन्सेप्ट्स अगर यहीं पे क्लियर हो गए ना, तो फिर आगे बहुत आसानी हो जाती है पढ़ने में। मैं आपसे कहूं क्या जरूरत है? अब हम कह रहे हैं, सबसे पहले नहीं बताया मैंने आपको, जो मानव विकास सूचकांक है और ऊर्जा उपयोग है उसमें पूरक संबंध है। तो ऊर्जा ही किसी प्रदेश, किसी देश के आर्थिक समाज विकास की धुरी है। पावर, एनर्जी पे ही तो टिका है कोई भी देश। ऊर्जा संसाधनों के आधार पे ही कोई राष्ट्र आर्थिक विकास करता है। तो ऊर्जा सुरक्षा का मजबूत होना कितना जरूरी है इसके लिए। अब हम बात करें अगर जनांकीय लाभांश को प्रतिफल में बदलने या फिर वैश्विक महाशक्ति बनने हेतु भारत को, प्रदेश को ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। तो आत्मनिर्भरता, जो हमारा अमृत काल चल रहा है उसमें आत्मनिर्भर भारत की हम परिकल्पना कर रहे हैं, उसके लिए ऊर्जा सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी ऊर्जा सुरक्षा बहुत जरूरी है। आधारभूत ढांचे की मजबूती के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो, उसके लिए भी ऊर्जा सुरक्षा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और कौशल विकास सृजन की हम बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, विनिर्माण क्षमता की हम बात करते हैं, उसके विकास के लिए भी ऊर्जा सुरक्षा बहुत ही ज्यादा
जरूरी है। याद रखिएगा, जितना बता रही हूं इतना लिखते रहिए कहीं पे, ठीक है। अब दोनों के बीच का फर्क यही बता देती हूँ फिर से। भारत में ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, हर जगह वही है। पहला है पारंपरिक ट्रेडिशनल या फिर अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन या फिर गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। ये वो संसाधन हैं जो समाप्त होने योग्य हैं, एग्जॉस्टेबल हैं, मैंने आपको भी बताया था। इनको फिर से प्राप्त नहीं कर सकते आप। जीवाश्म ईंधन जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड फ्यूल है, आपका कोल, तेल, ये सब, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस भी इसी में आता है। दूसरा नवीकरणीय है या फिर गैर पारंपरिक, ये पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, हमने आपको बताया अभी। और हमारा जो लक्ष्य है एसडीजी कौन सा, ये आपसे पूछना चाहिए मुझे, 7, स्वच्छ एवं वहनीय ऊर्जा। इसके अनुकूल कौन सी ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा की गैर नवीकरणीय? नवीकरणीय ऊर्जा। भारत आप जानते हैं कर्क रेखा पे है, ये लिखेंगे सारे पॉइंट्स आप, मैं इसलिए बता रही हूं आपको, बिना मतलब नहीं बता रही हूं, लिखते रहिए इसको। भारत है आपका ट्रॉपिक ऑफ किस पे? कैंसर पे, ठीक है। कर्क रेखा हमारे देश से गुजर रही है, तो भारत के अधिकांश भागों में आप जानते हैं वर्ष भर सौर प्रकाश है, तो सोलर एनर्जी बहुत अच्छी, आप सोलर ऊर्जा का उत्पादन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसी प्रकार पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब भी भारत में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भविष्य के ऊर्जा संसाधन है, दे आर फ्यूचर सोर्सेस। तो वो किसी, आपको थोड़ी ठक ठक की आवाज आ सकती है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्योंकि यहाँ पे, तो उसका छोड़िए आप, मतलब अब बाई चांस किसी को आए, क्योंकि बच्चे लिखते हैं ना मैम ठक ठक की आवाज आ रही थी, तो मैंने ही कह दिया ठक ठक की आवाज आ रही है। तो जो किसी भी राष्ट्र के जो धारणीय विकास की हम बात करते हैं उसके लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरा, ये जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन होते हैं ये पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों की अपेक्षा थोड़े सस्ते और ज्यादा वहनीय होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। भारत में क्या प्रयास है क्या नहीं, बहुत सारी योजनाएं वगैरह चल रही हैं, वो सब हम अलग अलग हर एक सेक्शन के अभी देख लेंगे। तो मैंने कॉन्सेप्ट सारे बता दिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपना बढ़िया तरीके से पढ़ के जानी है और इनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करके जानी है, ठीक है जी। चलो तो अब हम आते हैं कहां पे? सोलर एनर्जी पे। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित योजनाएं कौन सी हैं, परियोजनाएं क्या हैं, उनका प्रबंधन क्या है, कौन कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा पे प्रदेश ध्यान दे रहा है, ये सारी चीजें जो हैं हम इस वाले सेक्शन में अब देखेंगे, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया। अब आप जानते हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा की, यानी सोलर एनर्जी की, ठीक है। भारत जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में भारी निवेश के साथ साथ एक सराहनीय भविष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आप ये इसमें लिख सकते हैं आप, भारत के साथ साथ हमारा प्रदेश सौर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में भारी निवेश कर रहा है, जहां पे सौर ऊर्जा सर्व प्रमुख है। मैंने आपको बताया पूरे साल भर हमारे पास सनशाइन, हमारे सूर्यदेव पूरे साल भर प्रकाशित रहते हैं, जिसका हमें उपयोग करना चाहिए। हमारा टारगेट 2030 तक 500 गीगावाट वाला याद आ गया, अभी ऊपर बताया है। तो वो क्या करना है हमको, नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता को वर्ष 2030 तक कितना करना है, 500 गीगावाट। अच्छा, अब 2030 तक हमने जो ये ऊर्जा, हमें जो हमारी जरूरतें हैं, मान लीजिए जो हमारी आधी ऊर्जा है वो हमें किससे लानी है, हमारी जो ऊर्जा जरूरतें हैं उसका 50% हमें किससे लाना है, गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से। अब लघु अवधि में कम से कम 60% जो नवीकरणीय ऊर्जा है ना, वो हम कहां से प्राप्त करेंगे, इस सब में से वो हम करेंगे प्राप्त सौर ऊर्जा से। तो सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस क्षेत्र में हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया ट्रांजिशन के लिए भी जो सरकार समर्थन कर रही है उसके कारण भी नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। सौर ऊर्जा एक स्वतंत्र और प्रचुर संसाधन के रूप में चिन्हित किया जाता है, वैसी ही भूमिका ये निभाता है, ठीक है। ये बातें आपको जरूर लिखनी है। तो सबसे पहले तो सौर ऊर्जा के लाभ क्या हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी, कहां पे लिख के बताने हैं मुझे, यहीं पे देख लो सारे लाभ बता रही हूं मैं। सबसे पहले तो यही कि ये रिन्यूएबल है, ये नवीकरणीय है, मैं इंग्लिश में लिख रही हूं, ये नवीकरणीय है।
सौर ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है, मतलब क्या है इसका, संसाधनों की समाप्ति के बिना अनियत काल तक आप इसका उत्पादन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इट इज अ क्लीन एनर्जी सोर्स, स्वच्छ ऊर्जा है ये। क्लीन, ई बना दो इसका, नहीं बन सकता, ये क्लीन एनर्जी है, ठीक है जी। मतलब ये, इसका कोई हानिकारक उत्सर्जन नहीं है, कोई हार्मफुल एमिशन नहीं है और ये प्रदूषण नहीं करता। तीसरा, ये लागत प्रभावी है, कॉस्ट इफेक्टिव। देखिए, इंस्टॉलेशन का अपफ्रंट कॉस्ट ज्यादा हो सकता है, पर हाल ही के वर्षों में इसकी लागत में पर्याप्त कमी आई है, तो इसलिए भी एक ये लागत प्रभावी रूप में इसको देखा जा रहा है। चौथा, ये विश्वसनीय है, रिलायबल है, रिन्यूएबल के साथ साथ ये रिलायबल है। क्यों? सौर ऊर्जा प्रणाली तेजी से विश्वसनीय और स्थायी बनती जा रही है, जिसके लिए रखरखाव की भी कम आवश्यकता है। आपका पांचवा हो गया, ये विविधता पूर्ण है, वर्सटाइल है। वर्सटाइल कैसे है, विविधतापूर्ण कैसे है? सौर ऊर्जा का जो उपयोग है आप कहां कहां कर सकते हो, बिजली उत्पादन, हीटिंग, प्रकाश व्यवस्था, ऐसे कई अनुप्रयोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। छठा, ये विकेंद्रित है, डिसेंट्रलाइज्ड है। हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म्स ध्यान से सुनते जाइए। मतलब इसको आप छोटे पैमाने पे भी स्थापित कर सकते हो, जिससे स्थानीय रूप से ऊर्जा उत्पन्न करना संभव हो सकता है, और जो हमारे सेंट्रलाइज्ड एनर्जी सोर्सेज हैं, केंद्रीकृत ऊर्जा स्रोत हैं, उन पे जो निर्भरता है वो कम कर देता है ये हमारी। ठीक है जी, तो इतनी सारी बातें मैंने आपको इसमें बता दी। आगे बढ़ते हैं। सूर्य एक अविश्वसनीय और नवीकरणीय संसाधन है, आप जानते हैं। पृथ्वी पर जीवों को ईंधन देने और इसके सभी निवासियों को स्वच्छ स्थायी ऊर्जा प्रदान करने की शक्ति हमारे सूर्य भगवान के पास है। वास्तव में सूर्य से जितनी ऊर्जा 1 घंटे में हमारे ग्रह तक पहुंचती है, 1 आवर में हम जितनी प्लैनेट अर्थ रिसीव करता है सोलर एनर्जी, उतनी ऊर्जा दुनिया की पूरी आबादी द्वारा 1 वर्ष में उपयोग की जाती है। उपयोग की बात हो रही है, आ रही है वेस्ट हो रही है, आ रही है वेस्ट हो रही है। यूज आप देखिए जरा, तो सौर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स बोलते हैं ना जिनको, आपके पीवी सेल्स सुना होगा आपने, फोटोवोल्टेइक सेल्स, फोटोवोल्टेइक बैटरीज, तो ये मॉड्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, जिनके माध्यम से सूर्य की ऊर्जा को आप बिजली में परिवर्तित करते हैं, सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उत्तर प्रदेश में वृहद सौर ऊर्जा संसाधन एवं गीगावाट स्केल की सौर ऊर्जा क्षमता उत्पन्न करने की अपार संभावनाएं हैं। ये सब कीवर्ड्स हैं, प्लीज इन पे ध्यान दीजिएगा। इस नीति के द्वारा राज्य की पूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता का लाभ उठाने के लिए एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। मतलब सरकार बहुत ज्यादा अब अपना ध्यान जो है इस चीज पे केंद्रित कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन अप्रैल 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान का गठन किया गया, एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में। ये लिखना है, फैक्ट्स वाली जो चीजें वो सारी लिखनी है। फिर इसका नाम बदल के कर दिया है अब नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, यूपी नेडा। ठीक है, डेवलपमेंट एजेंसी है क्योंकि तो ये आप लिख सकते हैं। फिर 15 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के डिबियापुर में बहुचरणीय जांच के बाद एनटीपीसी के जो का 20 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट था, वहां से बिजली उत्पादन शुरू किया गया। इससे एनटीपीसी औरैया संयंत्र की कुल क्षमता कितनी होगी, 704। मतलब अब जो है सोलर एनर्जी भी इस्तेमाल होने लगी वहां पे। उत्तर प्रदेश में जो सारे सौर ऊर्जा परियोजनाएं हैं उनका मानचित्र आपको नीचे मिल जाएगा, आप कुछ कुछ देख सकते हैं। ठीक है, इनकी कैपेसिटी क्षमता भी दी हुई है यहाँ पे और लोकेशन दी हुई है। 2-4-5 नाम पता होने चाहिए, थोड़ा सही लगता है कि हाँ भैया पढ़ के आए हैं, ऐसे ही नहीं आके बैठे हैं। ये वाली चीज आप इससे लिख सकते हो। भारत के महत्वाकांक्षी सौर ऊर्जा क्षमता विस्तार कार्यक्रम के साथ संरेखित करने के लिए प्रदेश राज्य में आप क्या स्टार्ट हुआ है, सोलर रूफटॉप पीवी परियोजनाओं की स्थापना, उनका विकेंद्रित सौर ऊर्जा प्रणाली, अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्क, यूटिलिटी स्केल परियोजना से सौर ऊर्जा का प्रविस्तारण किया जाएगा। तो इसमें बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो लागू की जा रही हैं सौर ऊर्जा से संबंधित। एनटीपीसी द्वारा स्थापित या फिर निर्माणाधीन जो सौर ऊर्जा परियोजनाएं हैं उनकी सूची यहाँ दी हुई है, आपको नाम पता होना चाहिए थोड़ा। आपका औरैया ग्राउंड, मतलब ये तो पता हो ही कि कहाँ पे है, बिहार, ये आपका सिंगरौली है, ये उंछार है, दादरी,
रेहान, तो ये सारी जो हैं ये आपको थोड़े से पता होने चाहिए, है ना, लिख के आने में सही रहेगा। सारी चीजें दे रखी है हमने आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें पहला आता है आपका सोलर पार्क योजना। भारत सरकार की जो सोलर पार्क योजना है, इसके अंतर्गत प्रदेश में 600 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। कुल 600 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना कहाँ होगी? जलौन, एटा, मिर्जापुर, इलाहाबाद एवं झांसी। ठीक है, ये करीब, इसका असल में टारगेट था कि कम से कम 500 मेगावाट हर स्टेट में स्थापित किए जाएं सोलर पार्क, लेकिन हमारे प्रदेश में 600 मेगावाट का स्थापित किया जा रहा है। कहाँ कहाँ पे देख लो। सोलर पार्क का विकास एवं प्रबंधन राज्य नामित एजेंसी जो कि यूपी नेडा है वो करेगी, और भारत सरकार की नामित नोडल एजेंसी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेकी, इन दोनों का ये संयुक्त उपक्रम होगा जिसके द्वारा इनका कोऑर्डिनेशन, मतलब नोडल एजेंसीज कौन कौन सी हैं? सेकी और यूपी नेडा। हर स्टेट के साथ उसकी कोई रिस्पेक्टिव जो सोलर के लिए है एजेंसी वो लगाई जाएगी। तो हमारे प्रदेश में यूपी नेडा है तो वो इसके साथ मिलकर काम करेगी। फिर है आपकी सौर ऊर्जा नीति 2022। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रदेश में विश्वसनीय टिकाऊ सौर ऊर्जा की पहुंच सभी के लिए सुनिश्चित करना। लक्ष्य क्या है? 2026-27 तक 22,000 मेगावाट। ये सब याद करके जाइएगा, ये जरूरी डेटा है बहुत। सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त करना। फिर राज्य में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना। हमने बताया ना, हम ट्रांजिशन कर रहे हैं तो हमें निर्भरता कम करनी है एवं पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा का इष्टतम ऊर्जा मिश्रण प्राप्त करना है। सौर ऊर्जा उत्पादन और भंडारण के क्षेत्र में स्टोरेज भी तो करनी है। जो निवेश है, निजी निवेश में निजी क्षेत्र के निवेश के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना, उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नई टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ आ जाएगा। निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और सौर ऊर्जा के प्रविस्तारण के लिए निवेश के अवसर और ज्यादा प्रदान करना। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कौशल वृद्धि और रोजगार, स्किल डेवलपमेंट जितना अच्छा होगा उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। उसके सृजन के लिए मानव संसाधन का विकास करना। सौर ऊर्जा तकनीकी के संबंध में आमजन में जागरूकता उत्पन्न करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उत्तर प्रदेश राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाएं, सोलर पार्क स्थापित करने के लिए जो उपयोग की जाने वाली भूमि है, मान लीजिए कोई लैंड है जो आप ले रहे हैं जिसमें आप ये सोलर पार्क बनाएंगे या फिर कोई परियोजना लगाएंगे जो सोलर एनर्जी से संबंधित होगी, उस पर आपको 100% छूट दी जाएगी स्टैंप ड्यूटी की। स्टैंप शुल्क नहीं देना, फिर आपको 100% एग्जेम्पशन है। ये काम सरकार अच्छा कर रही है, ठीक है, प्रोत्साहन के लिए हैं ये सारी चीजें। फिर सौर ऊर्जा नीति 2022 का लक्ष्य है, तो ये आपने देख लिया, 26-27 तक 22,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं का लक्ष्य है, जिनको कैसे प्राप्त किया जाएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लीजिए। देखिए, यूटिलिटी स्केल के जो प्रोजेक्ट्स या पार्क होंगे उनसे 14,000 मेगावाट आएगी, और रूफटॉप में आपके दो क्षेत्र हैं, एक तो सोलर रूफटॉप जो आवासीय क्षेत्र, मतलब आप और हम लगा लें अपने घर पे रेजिडेंशियल एरिया में, वो 4,500 मेगावाट है। फिर सोलर रूफटॉप गैर आवासीय आपके नॉन रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस 1,500, और विकेंद्रित सौर उत्पादन जो कुसुम योजना है, पीएम कुसुम, उससे 2,000 मेगावाट, और रोजगार सृजन और कौशल विकास के लिए मतलब 30,000 संख्या होगी ना इसमें, तो ये ठीक है। अच्छा, इसका क्या है फुल फॉर्म पीएम कुसुम का, जानता है कोई या मैं ही बताऊं? ये बहुत फेमस स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसमें क्या है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ क्या लिखेंगे, रुको, मिनिस्ट्री MNRE, ये वाली जो मिनिस्ट्री है ये इसको देख रही है। और ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो रूरल एरियाज हैं उसमें ऑफ ग्रिड सौर पंप की स्थापना की जाएगी। ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स, उनका समर्थन होगा, और जो ग्रिड से जुड़े क्षेत्र हैं या ग्रिड पे निर्भरता है उसको कम किया जाएगा। उसके लिए पीएम कुसुम योजना का जो है कार्यान्वयन किया जा रहा है। याद रखिएगा जो ये बातें यहाँ पे बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर आपका एक्सप्रेसवे में सौर ऊर्जा स्थापन, ये इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे, लंबाई कितनी, करीब 2,000 किलोमीटर। अब इनके किनारे पे सौर ऊर्जा स्थापन करने की जो संभावित लक्षित क्षमता है वो है 50 मेगावाट तक। तो इसमें क्या होगा, जो निर्मित एक्सप्रेसवे हैं उनके किनारे पे सोलर इंस्टॉलेशंस लगाए
जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। फिर उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 में की गई सोलर सिटी की परिकल्पना, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इससे बाहर आएगा नहीं वैसे, और जो दो चार है वो मैं बता ही रही हूँ आपको। अब एक सौर शहर क्या होगा, सोलर सिटी कौन सी सिटी होगी, एक ऐसे शहर के रूप में इसको परिभाषित किया जा रहा है जहां 5 साल के अंत में, मतलब 5 इयर्स के बाद इसका असेसमेंट किया जाएगा, उसमें जो पारंपरिक ऊर्जा की अनुमानित कुल मांग है, जो आपको नॉर्मल एनर्जी रिसोर्सेज से, मान लीजिए आपको बिजली वगैरह चाहिए, उसकी मांग में कम से कम 10% की कमी जो है वो लेके आएंगे। उसकी कमी अक्षय ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना करके और ऊर्जा दक्षता उपायों को लागू करके प्राप्त की जाएगी। मतलब ऐसे समझ लीजिए आप 10% जो है, आपका एक घर है, उसमें सारे जगह आपके मीटर, मतलब घर में एक मीटर लगा हुआ है, उसमें सब जगह बिजली आप यूज कर रहे हो, कनेक्शन है, आपका बिल आ रहा है। अब कम से कम एक कमरा आप ऐसा करो कि साल में या 2 साल में कम से कम एक कमरे को की जो नीड्स हैं, जरूरतें हैं बिजली की, वो हटा के वहां पे वो जो पूर्ति करी जा रही है वो किससे करी जा रही है, सोलर पैनल लगा दिया आपने एक आधा ऊपर, उससे उसकी आपूर्ति की जा रही है। वहां पे एसी, वहां का पंखा, लाइट, जो भी हैं बिजली के उपकरण वहां पे, वो सब आपके सोलर एनर्जी से पावर्ड हैं। ऐसे एक एग्जांपल बता रही हूं मैं बस। ये सोलर सिटी कार्यक्रम के तहत अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसकी सफलता का आकलन करने के बाद फिर इसे 16 और नगर निगम में और नोएडा शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। एक ये इंपॉर्टेंट है। या फिर आता है आपका सोलर पंप योजना। इसमें क्या हो रहा है, सोलर पंप सौर ऊर्जा से संचालित होता है। समझ गए ना आप, सोलर पंप क्या होता है। जैसे इसमें किसी भी प्रकार के ईंधन अथवा विद्युत कनेक्शन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके फलस्वरूप किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होगा, प्रदूषण से आप बच जाएंगे बिल्कुल। और इस संयंत्र में डीजल द्वारा चलित पंपों की तुलना में संचालन एवं रख रखाव की आवश्यकता भी कम होगी। जो डीजल से चलते हैं उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होती है, इसमें कम होगी। सोलर पंप योजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2016 में शुरू किया। और इसमें क्या है, राज्य के किसानों को 2 से 3 हॉर्स पावर के सोलर पंप पर 70% सब्सिडी दी जाएगी, और 5 हॉर्स पावर का वो लगा रहे हैं तो उस पर 40% सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है। इस योजना से किसानों की जो सिंचाई व्यवस्था है उसमें बदलाव आएगा। जो इरिगेशन के लिए वो पानी खींचना पड़ता है ना ट्यूबवेल से, उसमें सोलर पंप्स लगा दिए जाएंगे। और इसके अंतर्गत क्या है कि 10,000 गांव में करीब करीब इन सोलर पंप्स को स्थापित किया जाएगा। ऐसी योजना सरकार बना रही है। बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना। इस योजना में क्या हो रहा है, इस योजना के तहत प्रदेश के सभी गांव की जो मेन रोड्स हैं, मुख्य सड़कें हैं, उन पे जो स्ट्रीट लाइट हैं वो सोलर लगेगी, सोलर स्ट्रीट लाइट। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आम बजट में इसके लिए देखिए आप, पैसा भी अच्छा खासा इसका प्रावधान किया गया था। आजकल तो कॉलोनीज वगैरह में भी बहुत लग रही हैं ये स्ट्रीट लाइट्स, दिन में अपना चार्ज हो जाती हैं, रात को अपना जलती हैं। फिर आता आपका केंद्र सरकार की सूर्यमित्र कार्यक्रम, 2015-16 की है ये। इस कार्यक्रम की शुरुआत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने की, आने वाले राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान द्वारा की गई थी। इसमें क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्पन्न हो रहे नए अवसरों को देखते हुए इस क्षेत्र में युवाओं को कौशल दिया जाएगा। मैंने आपको बताया ना, कौशल विकास की भी हम साथ साथ बात कर रहे हैं, जैसे जैसे हम नवीकरणीय RE ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं। सूर्यमित्र कार्यक्रम युवाओं को सौर ऊर्जा क्षेत्र में नए उद्यमी, मतलब नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी तैयार करेगा। और इसके अंतर्गत एक नोडल सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर बनाया था लखनऊ, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ऐसी एक योजना है आपकी रूफ, एक नेशनल सोलर मिशन, तो आप जानते ही हो, जो हमारे 8 मेन मिशन है, उसमें भारत की ऊर्जा सुरक्षा चुनौती को संबोधित करते हुए सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए ये स्टार्ट किया था। फिर इंडिया ने ISA शुरू किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी काफी अच्छा काम कर रहा है। और PM कुसुम आप देख चुके हो। और एक है आपकी सृष्टि, इसको भी लिख सकते हो आप। ऐसी योजना भी सरकार लगाए, थोड़ा इसका मुश्किल सा है फुल फॉर्म, सस्टेनेबल रूफटॉप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोलर ट्रांसफिगुरेशन
ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, इसमें भी रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने की बात की गई है। तो जब हम रूफटॉप वाला लिखेंगे, मान लीजिए अब ये ऊपर था यहाँ पे, तो इसमें हम इसका भी जिक्र कर देंगे, तो हम और पढ़े लिखे लग जाएंगे। क्या बड़ी बात है, कुछ नहीं, ठीक है। अब आपने सारे बेनिफिट्स देख लिए थे, अब इसकी कुछ कमियां भी देख लीजिए, तो उससे भी आपका आंसर अच्छा बन जाता है कई बार, है ना। मैं बता देती हूँ, देखिए चुनौतियां क्या हैं। इसका जो अपफ्रंट कॉस्ट होता है, आरंभिक लागत जो होती है इसकी, इंस्टॉलेशन मतलब इनिशियल कॉस्ट, ये थोड़ी ज्यादा होती है। मतलब जो सोलर पैनल प्रौद्योगिकी है उसकी लागत में कमी तो आई है, उसके बाद भी जो इंस्टॉलेशन की अग्रिम लागत है, जो फ्रंट कॉस्ट होती है, वो थोड़ी ज्यादा होती है, जो घरों में, व्यवसायों में इसे अपनाने के लिए बाधक सिद्ध हो सकती है। फिर आप लिखेंगे लिमिटेड एक्सेस टू फंड्स, फाइनेंस मतलब फाइनेंस वाली प्रॉब्लम। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे आप, वित्त तक सीमित पहुंच। अब जो ये नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं हैं, इनके लिए वित्त तक सीमित पहुंच है, मतलब विशेष रूप से जो लघु और ग्रामीण परियोजनाएं हैं उनके लिए हमें पैसा नहीं मिल पाता। फिर व्यक्तियों एवं संगठनों के लिए सौर ऊर्जा में निवेश को चुनौतीपूर्ण बना सकता है। फिर आप इसमें लिख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस ग्रिड कनेक्टिविटी। ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। आप जानते हैं देश के क्षेत्रों में, हमारे प्रदेश के सारे क्षेत्रों में पर्याप्त अवसंरचना और ग्रिड कनेक्टिविटी की कमी है। हर लेक्चर में यही तो देखा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। इसके कारण क्या होता है, मान लीजिए आपने सोलर पैनल लगा भी रखे हैं, उससे आप बिजली भी उत्पादित कर रहे हैं। अब उसको जहां पे पहुंचाना है बिजली को, उस तक पहुंचाने के लिए कनेक्टिविटी ही नहीं है, ग्रिड के इंस्टॉलेशन ही नहीं है, तो फिर कैसे पहुंचाएंगे बताइए। वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा आप लिख सकते हैं लैंड की अवेलेबिलिटी, भूमि, क्या बोलेंगे इसको, उपलब्धता। आप जानते हैं बड़े पैमानों पे हमें सौर परियोजनाएं अगर लागू करनी है तो उसके लिए प्रदेश में उपयुक्त भूमि पाना चुनौतीपूर्ण है। भाई कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, शहरी विकास भी हमें करना है, तो उसमें प्रतिस्पर्धी मांग जो है वो बनी रहेगी, आपस में कंपटीशन रहेगा ना, ये एक समस्या है। दूसरा आप लिख सकते हैं मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल कॉस्ट्स, मेंटेनेंस प्लस ऑपरेशन, मतलब रख रखाव और संचालन संबंधी समस्याएं भी इसमें आ सकती हैं। भाई अगर आपको सौर ऊर्जा प्रणालियों का खराब रख रखाव होगा, संचालन होगा, तो उनकी दक्षता और प्रभावशीलता को वो कम करेगा। तो फिर वही दिक्कत होगी, जो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं हैं उनकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता को भी प्रभावित वो करेगा। तो इसका भी काम, मतलब इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए, ये भी एक परेशानी बन के सामने आ सकती है। अब आप आगे की राह में क्या लिखेंगे, वे फॉरवर्ड, इसको मिटा रही हूं मैं, यहीं पे बता देती हूँ आपको पॉइंट्स कुछ। देखिए आप सबसे पहले तो लिखेंगे बड़ी पनबिजली परियोजनाओं का कार्यक्रम, जो लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहिए। मतलब इसमें क्या है, इसके साथ भारत न्यूनतम लागत और न्यूनतम कार्बन फुटप्रिंट पर ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है, इसका इस्तेमाल करके आप ये लिख सकते हो, ठीक है। और पन बिजली क्षमता के उपयोग का जो स्तर है वो एक तरह से सभ्यतागत विकास है और प्रगति है, उसका सूचक प्रतीत हो सकता है। फिर आप लिख सकते हैं अवसंरचना और निवेश का विस्तार, इंफ्रा प्लस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की स्पेलिंग गलत होगी, कोई भी, इसको एक्सपैंड करो, है ना। अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना में निवेश बढ़ाएंगे तो इससे क्या है, इससे पारेषण और वितरण नेटवर्क के साथ साथ बहुत सारी सौर प्रौद्योगिकी का अनुसंधान और विकास भी इसी में शामिल रहेगा, आप ये भी लिख सकते हो। फिर आप इसमें लिख सकते हो निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इसमें बहुत जरूरी है, ये मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ। भाई जो निजी क्षेत्र है वो प्रदेश में सौर ऊर्जा के विकास एवं तैनाती में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, तो इसके लिए सरकार को निजी क्षेत्र की भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए और उसके लिए अनुकूल नीति एवं प्रोत्साहनों की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। फिर आता है ऊर्जा भंडारण समाधानों में सुधार लाना, मतलब स्टोरेज पे काम करना।
जो ऊर्जा भंडारण प्रणाली है वो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सौर ऊर्जा जो है वो प्रभावी ढंग से तभी उपयोग में किया जाएगा जब सूरज का पर्याप्त ताप नहीं भी प्राप्त हो रहा है, तब भी आपके पास एप्रोप्रिएट स्टोरेज है। तो आप ये भी लिख सकते हो, इसके लिए आपको एक उन्नत ऊर्जा भंडारण समाधान विकास का समर्थन करना चाहिए। ठीक है, रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देना, ये तो हमने ऊपर देख ही लिया। खैर भाई, घर हैं, व्यवसाय हैं, इनको अपनी जो स्वयं की जरूरत है उसके लिए खुद ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए रूफटॉप सौर प्रणाली एक किफायती एवं सुविधाजनक विधि सिद्ध हो सकती है। इसके लिए प्रदेश सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए, टैक्स क्रेडिट देना चाहिए। ठीक है, और फिर आपका आएगा एक कुशल कार्यबल का निर्माण करना, एक स्किल्ड वर्कफोर्स। इसका निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा क्षेत्र में अगर विकास हम चाहते हैं तो एक कुशल कार्यबल की हमें आवश्यकता होगी। तो उसके लिए आपको सुनिश्चित करना है, प्रदेश को सुनिश्चित करना है कि प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रमों में निवेश किया जाए, जो सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना, उसका रख रखाव, इस सबको जो हमने कमियां देखी उन सबको पूरा करने में वो चीज मदद कर सके। ठीक है, तो मुझे लग रहा है मैंने कुछ छोड़ा नहीं है सोलर एनर्जी में, काफी कुछ बता दिया है। यही सब आप अपना यूज करके आंसर बना सकते हो, नोट्स बनाते रहो, कीवर्ड्स लिखते रहो और उनको रिवाइज करते रहो, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, पहले बता रही हूँ। और ये सारे कुछ पॉइंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा देखते चलो। ठीक है जी, चलो बायोगैस एनर्जी देख लेंगे अब हम। देखिए, सबसे पहले तो बायोगैस है क्या, आपको ये पता होना चाहिए। बायोगैस क्या है, इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन्स शामिल होते हैं और ये दहनशील हैं, मतलब कंबस्टिबल हैं। ये अब जलेंगे तो ये गर्मी और ऊर्जा पैदा करेंगे, दे जनरेट हीट प्लस एनर्जी। बायोगैस एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, मतलब बायोकेमिकल प्रोसेस इसमें होता है, उसके माध्यम से उत्पन्न होती है, जिसमें कुछ प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो कि जैविक कचरे को उपयोगी बायोगैस में परिवर्तित करता है ऑक्सीजन के अभाव में। एनएरोबिक डाइजेस्टर कहते हैं उसको, अभी मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दूंगी। अच्छा, उपयोगी गैस एक जैविक प्रक्रिया से हमारे पास उत्पन्न होती है, तो इसलिए हम इसको बायोलॉजिकल गैस या फिर बायोगैस कहते हैं। अच्छा, इसका एक मुख्य घटक जो एक कंपोनेंट है इसका, वो होता है मीथेन। ठीक है, अब क्या है देखिए, यहीं पे देख लो, मानो आप कि ये आपका लाइव स्टॉक का वेस्ट है सारा, गाय भैंस से जो उत्पन्न होता है, ये आपकी फसलें से संबंधित सारा वेस्ट हो गया, ये आपका खराब पानी हो गया, ये आपका फूड का वाला वेस्ट हो गया, ये सारा कुछ जो है ये आपका गया कहाँ पे, एक डाइजेस्टर होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, उसको क्या कहते हैं हम, एन एरोबिक डाइजेस्टर। ध्यान से सुनना। अब इसमें क्या उत्पन्न हुआ, इसमें उत्पन्न हुई आपकी बायोगैस, और एक और इसमें उत्पन्न होती है चीज जिसको कहते हैं हम डाइजेस्टेट। ये बहुत अच्छा खाद होता है। तो बायोगैस इससे क्या प्रोड्यूस हुई, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, और इससे बायोगैस से आया आपका बायोमीथेन। इस बायोमीथेन से आप इसको एज फ्यूल, ईंधन के रूप में, और आपका गैस ग्रिड में इस्तेमाल कर सकते हो। और जो ये डाइजेस्टेट है, ये कैसे काम करता है, ये आपका खाद, आपकी जो मिट्टी की गुणवत्ता उसको बढ़ाने के लिए, लाइव स्टॉक बेडिंग के लिए, ये उस सब काम में इस्तेमाल में आता है। तो पूरा ऐसा एक प्रोसीजर होता है बायोगैस उत्पन्न करने का। ठीक है, क्लियर इतनी सी बात। चलो, अब इतनी बात आपने सब समझ ली। अब क्या है, बायोमास से संबंधित कुछ मुद्दे भी हैं। कई बार ऐसा बताया जाता है कि ये थोड़ा प्रदूषण करता है, जैसे खाना पकाना, गर्म करना, प्रकाश के लिए ऊर्जा पैदा करने के लिए लकड़ी लेना, जीवाश्म ईंधन, और जो बाकी की सामग्री है जैसे अपशिष्ट के लिए ऊर्जा संयंत्रों में उपयोग किए जाने वाले कचरे से प्राप्त ईंधन, इसके कारण प्रदूषण जो है वो स्वास्थ्य पे, जीवन की गुणवत्ता पे थोड़ा सा बाधक के रूप में असर डालता है। पहले हम वो देख लेते हैं इसका, इससे संबंधित मुद्दे, और फिर इसका महत्व देख लेंगे। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, जो जीवाश्म ईंधन है, बायोमास के दहन से जो निकलने वाले प्रदूषक हैं, वो न केवल स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, वो कई बार जलवायु परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। क्लाइमेट चेंज उसकी वजह से होता है। अपशिष्ट सृजन, अब आप
देखें जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है ये वो काफी ज्यादा उत्पन्न करता है, जिसमें से लगभग आधा तो जैविक है। तो MSW जो है क्या म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, उसका यह कार्बनिक जो अंश है वो मीथेन का उत्पादन करेगा। अब जब लैंडफिल की तरह अनुचित तरीके से निपटाया जाता है, एक ये चीज है। अब उससे कई बार डेंगू बुखार, मलेरिया ऐसी बीमारियां भी हो सकती हैं। स्वास्थ्य के लिए खतरा है। कई अध्ययनों में हमें पता चला है कि अस्थमा, वातस्फीति, कैंसर, हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियां हैं उनको भी वायु प्रदूषण से जोड़ा गया है। वो कई बार वायु प्रदूषण के कारण भी हो जाती हैं। लेकिन अगर इस चीज को अच्छे से हैंडल किया जाए तो बायोगैस ऊर्जा एक अच्छी ऊर्जा के रूप में हमें साबित हो सकती है। जैसे इसका महत्व देखें अगर आप, तो आपको पता चलेगा प्रदूषण मुक्त शहर, बायोगैस समाधान जो है वो शहर को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त भी बना सकता है। जैसे लैंडफिल्स आप समझते हैं, लैंडफिल्स क्या होता है? जहाँ पे कचरा इकट्ठा करते रहते हैं पूरे शहर का, वहां पे जहरीले पदार्थों का रिसाव होता है। ये भूजल को, ग्राउंड वाटर को भी दूषित करता है। तो जो कार्बनिक पदार्थ है उसका अपघटन के कारण पर्यावरण में भारी मात्रा में मीथेन निष्कासित होती है, जिससे वायु प्रदूषण एवं ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है। तो मीथेन आप जानते हैं क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, बहुत ही शक्तिशाली। लैंडफिल्स में पड़ी रहेगी तो मीथेन ज्यादा निकलेगी, तो ये उसका पूरा उसको कन्वर्ट कर देगा। एक फायदा तो इसका ये है। दूसरा फायदा, जैविक कचरे का प्रबंधन ये कर सकता है। बहुत बड़े पैमाने पे जो म्युनिसिपल बायोगैस सिस्टम है अगर वो स्थापित किया जाए तो शहरों में जो जैविक कचरा है उसका कुशलतापूर्वक निपटान हम कर सकते हैं, ताकि कचरे के अत्यधिक बोझ से उत्पन्न पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का हमें सामना ना करना पड़े। सेकंड चीज ये हो गई, ठीक है। और आप जानते हैं जैव उर्वरक, उसके साथ साथ हरित ईंधन का निर्माण करने के लिए नगर निगम के कचरे को इन संयंत्रों में उपयोग में लाया जा सकता है। तीसरी आप चीज लिखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, महिलाओं के लिए ये बहुत मददगार साबित हो सकता है। हेल्पफुल फॉर विमेन, बायोगैस का उपयोग करना महिलाओं की स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी उचित माना गया है। आप जानते हैं वो जो हानिकारक धुआं प्रदूषण होता है उसके संपर्क में आने से फिर औरतें बच जाएंगी। घर के अंदर जीवाश्म ईंधन और बायोमास के जलने से होने वाले वायु प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण हर साल वैश्विक स्तर पर 4 मिलियन से अधिक लोग मारे जाते हैं, ये डेटा है, ठीक है। तो उससे बहुत प्रभावित होती हैं और ज्यादातर घर में रहती हैं, तो वो इससे भी बच सकती हैं। ऊर्जा निर्भरता का ये विकल्प है, एनर्जी डिपेंडेंसी का एक ऑल्टरनेट के तौर पे ये सामने आ सकता है। इसका प्रयोग आप ग्रामीण कृषि समुदाय जो कि अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए ज्यादातर लकड़ी, गोबर, लकड़ी का कोयला और इन सब पे निर्भर है, उसकी निर्भरता बदलने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ठीक है। फिर एक होता है आपका पशुधन खाद्य का प्रबंधन ये कर सकता है, लाइव स्टॉक मैन्योर के रूप में। ये सारी चीजें लिखते रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लाइव स्टॉक मैन्योर के रूप में भी ये काम कर सकता है। कैसे? अब एक पूरी तरह से कार्यात्मक जो सूक्ष्म और वृहद स्तर पे बायोगैस संयंत्र हैं, अगर उनको स्थापित किया जाए तो पशुधन से प्राप्त खाद, कृषि अपशिष्ट, मिट्टी की बिगड़ती गुणवत्ता, जल प्रदूषण, वनों की कटाई, इन सब मुद्दों से आपको समाधान मिल सकता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को, उत्सर्जन को कम करता है। भाई एक पूरी तरह से कार्यात्मक जो बायोगैस डाइजेस्टर है वो संसाधित किए गए प्रत्येक टन फीडस्टॉक, मतलब जो फीडस्टॉक प्रोसेस कर रहा है उसके लिए लगभग एक साल में 2.83 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम कर देगा। तो सोचो कितने सारे टन होगा इसमें संयंत्र में, ठीक है। और फिर आप एक और पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, सॉइल को ये सॉइल हेल्थ या फिर सॉइल क्वालिटी इंप्रूव कर सकता है। ये आप जानते हैं जो डाइजेस्टेट होता है बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न एक उप उत्पाद अर्थात बायो प्रोडक्ट है डाइजेस्टेट, अभी देखा था ना ऊपर, जो जैव उर्वरक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मिट्टी को माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं आवश्यक मैक्रो पोषक तत्व, उनसे भरपूर है ये, तो समय के साथ मिट्टी की गुणवत्ता को भी ये बढ़ा सकता है। लैंगिक असमानता कम करने में मददगार साबित हो सकता है। ऐसी चीजें जरूर लिख के आया करो, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जेंडर इन इक्वालिटी को ये कम कर सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है, जेंडर इनइक्वालिटी को कम कर सकता है। कैसे? बायोगैस लैंगिक असमानता को कम करने और महिलाओं को सशक्त बनाने में भी मदद कर सकता है। ग्रामीण परिवारों को खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में बायोगैस तक पहुंच मान ली प्राप्त हो जाती है, तो इसके चलते क्या होगा, महिलाएं, लड़कियां घर की वो ईंधन इकट्ठा करने के लिए ज्यादा बाहर नहीं जाएंगी, अपने खाली समय का उपयोग शायद पढ़ लें
नया कौशल सीख लें, सामुदायिक कार्य कर लें कोई, तो नया कौशल प्राप्त करके उन्हें नए रोजगार के साधन मिलेंगे, साक्षरता दर बढ़ेगा, गरीबी दूर होगी। ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और ये हमारा एसडीजी जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में तो मददगार साबित हो ही सकता है ना। भाई आपका क्या है, जीरो हंगर, अच्छा स्वास्थ्य भलाई, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी स्वच्छता, टिकाऊ सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा, अच्छा काम तथा आर्थिक विकास, असमानताओं में कमी और स्थायी शहर और समुदाय, जलवायु कार्रवाई, ये सब कुछ आप एक साथ इसके अंदर लिख के आ सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने काफी सारे बता दिए हैं ये आपको पॉइंट्स, है ना। अभी हम कार्यक्रम देख लेंगे नीचे। अब तो आप अच्छे से आंसर लिख ही दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य मित्र तो हो गया था, तो ये रहा आपका। ये एक ऐसा स्रोत है जिसका बारंबार इस्तेमाल किया जाता है, घरेलू तथा कृषि कार्यों में भी इसका इस्तेमाल काफी किया जाता है। मुख्य घटक मैंने आपको क्या बताया, हाइड्रोकार्बन, ज्वलनशील है, दहनशील है, जलाने पे क्या ताप और ऊर्जा मिलेगी, इसका उत्पादन जैव रासायनिक प्रक्रिया, ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ आपको। तो इसलिए इसको बायोलॉजिकल प्रोसेस से होता है, तो इसको बायोगैस या फिर जैविक गैस, बायोलॉजिकल गैस भी कहते हैं। और मीथेन इसका प्रमुख घटक है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब आता है आपका राष्ट्रीय बायोगैस उर्वरक प्रबंधन कार्यक्रम। नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो छोटे आकार के घरेलू बायोगैस संयंत्र हैं, मैंने आपको बताया ना, आप ऐसे संयंत्र स्थापित कर सकते हो। इसके माध्यम से ग्रामीण परिवारों को खाना पकाने के लिए ईंधन एवं खेती के लिए जैव खाद उपलब्धता करवाना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों एवं क्षेत्रों में के लाभार्थियों को बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए केंद्रीय अनुदान दिया जाता है। एक तो ये कार्यक्रम है। एक इसका उद्देश्य क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें सस्ता, सुलभ व स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। कृषि के लिए बायोखाद हमारे पास रहे, ऑर्गेनिक खेती बढ़े, लकड़ी हेतु जंगल की कटाई कम हो, ग्रामीण क्षेत्रों में रोशनी एवं पंपिंग के लिए वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध हो और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण, इसके लिए कार्यक्रम उत्तरदायी है। बायोगैस आधारित पावर जनरेशन कार्यक्रम, एक आप ये लिख सकते हो। इस योजना में क्या है, मंत्रालय से स्वीकृत डिजाइन एवं ड्राइंग के अनुसार बायोगैस संयंत्रों से उत्पादित गैस से जनरेटर चालक 3 से 250 किलोवाट क्षमता के संयंत्र की स्थापना उत्तर प्रदेश में, जैसे डेयरी हैं, इन सब स्थलों पर कराई जा सकती है। इस स्रोत के ऊर्जा सृजन में उत्तर प्रदेश को काफी काम करना अभी बाकी है, मतलब ये शुरुआती दौर में चल रहा है अपने, लेकिन इसमें आप काफी काम करके काफी कुछ अचीव कर सकते हो। एक और पॉइंट, एक और है, बहुत फेमस पहल है, आपने सुना होगा सतत, सुना है? इसका क्या नाम है, किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ये एक केंद्र सरकार की पहल है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, ये संपीड़ित बायोगैस उत्पादन संयंत्र स्थापित करने की एक पहल है, जिसका उद्देश्य क्या है, उद्यमियों से संपीड़ित जैव गैस, कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन संयंत्र स्थापित करे और स्वचालित ईंधन, ऑटोमोटिव फ्यूल में संपीड़ित जैव गैस के उपयोग हेतु बाजार में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करे। तो ये भी काफी फेमस पहल है, इसको आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना बहुत होगा। आप सारा ये आराम से लिख के आइए, कोई दिक्कत नहीं है, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर इसके बाद करके देखा कीजिए। जैसे अब आपने एक टॉपिक पढ़ लिया बायोगैस ऊर्जा, अब इस पे एक आंसर बना के देखो। मैं तो आपको पूरा का पूरा बता रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सारा बताया ना मैंने आपको। मैंने इसके अंदर तो नहीं दी हुई थी चुनौतियां या और मुद्दे, लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो इस हिसाब से आप अपना सारी चीजें लिख के आओ, ठीक है। ये काफी एक अच्छा काम मतलब हो जाएगा अगर आप ये सारी चीजें लिख के आते हो तो, ठीक है जी। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। अब आता है आपका बायोमास। अच्छा, बायोमास क्या होता है, अभी बायोगैस देख लिया, अब आ गया बायोमास। आपने सुना होगा अभी बायोमास का, पहले आपको परिचय दे देती हूँ थोड़ा सा। बायोमास क्या है, बायोमास नवीकरणीय कार्बनिक सामग्री है जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त होती है, पौधों और जानवरों से प्राप्त होती है। उपयोग क्या है, बायोमास का उपयोग फैसिलिटी हीटिंग, विद्युत ऊर्जा उत्पादन, संयुक्त ताप और बिजली के लिए हम मेनली करते हैं। अच्छा, इसको बिजली में परिवर्तित करने के क्या तरीके हैं बायोमास को, ये थोड़ा देख लीजिए। विद्युत शक्ति में परिवर्तित आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं। पहला है बायोमास सामग्री का दहन, कंबशन ऑफ बायोमास।
सबसे आम बायोमास सामग्री जैसे कृषि अपशिष्ट है, काष्ठ सामग्री है, उसका प्रत्यक्ष दहन, डायरेक्ट कंबशन कर दो उसका। दूसरा इसका गैसीकरण करके, गैसिफिकेशन जिसको प्रोसेस को बोलते हैं हम। गैसीकरण पूर्ण दहन के लिए आवश्यकता से कम ऑक्सीजन के साथ, मतलब थोड़ा सा लिमिटेड ऑक्सीजन में, बायोमास को गर्म करके प्रयोग योग्य ऊर्जा सामग्री के साथ संश्लेषित गैस का उत्पादन करता है। इसमें आपको मिलती है सिन गैस, सुना होगा आपने, सिंथेसिस गैस। एक और तरीका होता है पायरोलिसिस। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बायोमास को तेजी से गर्म करके जैव तेल उत्पन्न किया जाता है। एक तरीका ये होगा, लिखते रहो इन तरीकों को, मैं ऐसे अपने लिए नहीं बोल रही हूँ ये सब। फिर होता है एक अवायवीय पाचन, एनएरोबिक डाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बैक्टीरिया जो है वो कार्बनिक पदार्थ को विघटित करता है, जैसे गीला कचरा, पशु मानव अपशिष्ट, और ये सब एक डाइजेस्टर में डालते हैं, उसके में एक माध्यम ऊर्जा सामग्री गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये तो रहे सारे इनके। अब आपने देखा होगा जो पराली जलाने से बोझ आ रहा है आजकल बहुत ज्यादा, अभी बीच में एक न्यूज आई थी मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले कि कुरुक्षेत्र में एक नया बायोमास आधारित बॉयलर टेक्निक की शुरू करी है, जिसमें क्या है वो, मतलब वो ग्रीन टेक्निक है और उसमें पूरा मतलब कई बहुत सारा टन जो है प्रति घंटा चलेगा और 15 मेगावाट की बिजली पैदा करेगा। डेनमार्क से शायद इस टेक्निक को लेके आए थे ऐसे ऐसे। तो वो ये सारी चीजें किस लिए, जो स्टबल बर्निंग का प्रॉब्लम होता है हमारे देश में, वो सबसे बचने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। अब क्या है, इसके लाभ क्या है बायोमास के? बायोमास ईंधन की खरीद, वितरण, संग्रहित और भुगतान करने की आवश्यकता, एक तो इसमें मतलब ये वाली प्रॉब्लम है। हाँ, दूसरा कई बार प्रदूषक भी ये हो सकता है। दूसरा इसके लाभ क्या है, ये जो बाकी के नवीकरणीय ऊर्जा विकल्प हैं उनकी तुलना में इसकी डिस्पैचेबिलिटी ज्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट बायोमास के बारे में अगर आप लिखेंगे तो आप इसमें लिखेंगे डिस्पैचेबिलिटी। वो क्या होता है, मतलब एक तो ये कंट्रोल कर सकते हो आप इजीली, मतलब नियंत्रणीय है और अवेलेबल है जरूरत पड़ने पर, इसको आप कहेंगे डिस्पैचेबिलिटी बायोमास। ठीक है, ये सारे टर्म्स वगैरह यूज करते रहना अपने मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो बायोमास मैंने आपको बता दिया, सभी जीवधारी पदार्थ हैं जो या तो जीवित हैं या कुछ ही समय पहले मरे हैं। बायोमास मानव का ज्ञात सबसे ओल्डेस्ट नोन फ्यूल टू ह्यूमन, इसमें आप ये लिख लो, ओल्डेस्ट नोन फ्यूल। ये कुछ ऐसे टर्म्स में ऊपर इसलिए लिख देती हूँ कि आपको थोड़ा सा दिमाग में इमेज बन जाए कि अच्छा मैम ने ऐसे लिख के दिखाया था, वो बायोमास की बात हो रही थी। ठीक है ना, तो ये आपने देख लिया, आप जानते हैं। इसके अलावा ये सबसे विविधतापूर्ण भी है और वर्तमान समय में ऊष्मा और विद्युत उत्पादन का एक स्वच्छ एवं दक्ष स्रोत है। प्रदेश ने जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए 2022 नवंबर में अपनी जैव ऊर्जा नीति 2022 भी लॉन्च करी। इस नीति में क्या बोला है, इस नीति में 4 जैव ऊर्जा घटकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। क्या? संपीड़ित बायोगैस, सीबीजी अभी बताया मैंने आपको, कंप्रेस्ड बायोगैस, इथेनॉल, पहला तो ये हो गया, दूसरा इथेनॉल, तीसरा बायोडीजल और जैव कोयला, बायोमास कचरे से सृजित कार्बन तटस्थ ईंधन। तो ये 4 लिख के आने हैं जरूर। और प्रदेश की प्रत्येक तहसील में कम से कम 1 जैव ऊर्जा संयंत्र होने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि आने वाले समय में कम से कम 350 बायो एनर्जी यूनिट्स लगाई जाएंगी, बहुत ही फायदा देंगी ये। और यूपी नेडा, वही ऊपर जो अभी देखी थी एजेंसी आपने, वो इसका कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित की गई है। ठीक है, चुनी गई है मतलब। अब देखो, चीनी मिलों में आपको पता होगा बगास जो होता है, बगास बेस्ड को जनरेशन पावन प्रोजेक्ट्स, जितनी चीनी मिलें हैं उसमें उपलब्ध जो बगास है उससे सह उत्पादन से विद्युत उत्पादन की परियोजनाएं स्थापित कराने हेतु वर्ष 1994 में यूपी नेडा द्वारा एक उत्प्रेरक या फिर फैसिलिटेटर के रूप में प्रयास आरंभ किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न चीनी मिलों में उपलब्ध जो खोई होती है, बगास जिसको कहते हैं, गन्ने से जो बचता है वो होता है ये, उसमें अनुमानित क्या है 1500 मेगावाट तक अतिरिक्त विद्युत आप सृजित कर सकते हैं। तो ये जो को जनरेशन होता है ना, इस पे भी सरकार काफी ध्यान अब दे रही है। ठीक है, अब आपने बायोमास पर आधारित गैसीफायर पावर प्रोजेक्ट्स देखे ना, गैसिफिकेशन क्या होता है अभी देखा था। बायोमास गैसीकरण क्या है, जो कृषि और औद्योगिक ठोस कचरे को अनलॉक करके बिजली के स्वच्छ स्रोत में परिवर्तित
करती है। देखा था ना आपने? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लिख सकते हो। पूरा प्रोसेस मैंने आपको भी समझाया था पूरा ऊपर, ठीक है। तो मुख्यतः राइस हस्क, समझते हो, जो धान का ऊपर का कवरिंग होती है वो जो उड़ता है बहुत तेज, तथा उड़ी बायोमास का उपयोग कर गैसिफिकेशन तकनीक पर आधारित गैसिफायर संयंत्र 40 किलोवाट से 1 मेगावाट तक क्षमता है, उसकी स्थापना से जो नमकीन, बेकरी, फैक्ट्रीज, राइस मिले हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं, उस सब में आवश्यक थर्मल तथा इलेक्ट्रिकल ऊर्जा की पूर्ति इससे की जा सकती है। जो आपकी सारी बेकरीज हैं, जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे जिनमें यूज होती हैं ये सब, तो उसमें उन सबको नॉर्मल बिजली के स्रोतों की जगह ये सब यूज कर सकते हो आप, बायोमास वगैरह। डीजल, फर्नेस ऑयल तथा विद्युत की दरों में बढ़ोतरी के साथ साथ इनकी अनुपलब्धता में राहत पाने के लिए प्रदेश के उद्यमियों द्वारा गैसिफायर संयंत्रों की स्थापना केंद्र सरकार के अनुदान के एवं बिना अनुदान के कराई जा रही है। मतलब ग्रांट मिले ना मिले ये लोग कर रहे हैं इस चीज को। 171 से अधिक औद्योगिक इकाइयों द्वारा विभिन्न क्षमता के गैसिफायर संयंत्रों की स्थापना से वर्ष 2013-14 में लगभग 40 से 44 मेगावाट क्षमता का सृजन हुआ था। तो अगर ऐसे ऐसे जो अल्टरनेट सोर्सेज हैं एनर्जी के, अगर उनको अप्लाई किया जाता है तो अतिरिक्त ऊर्जा का सृजन होता है डेफिनेटली। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है जी। तो ये चीज आपने देख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, पवन ऊर्जा, हम यहां बात करेंगे किसकी? विंड एनर्जी की। ये भी एक और इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान भारत सरकार द्वारा प्रदेश में 50 मीटर ऊंचाई पर 138 मेगावाट और 80 मीटर ऊंचाई पर 1260 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। अभी आपको बता देती हूँ मैं कि पवन ऊर्जा का मतलब असल में विधि क्या है इसको उत्पन्न करने की, अभी बताती हूँ, पहले ये देख लो। उल्लेखनीय है कि भूतल से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु वेग बढ़ता है। देखिए, जैसे जैसे यहां से आप हाइट बढ़ाएंगे तो आप जानते हैं विंड की स्पीड बढ़ती है। इस प्रकार आप अगर ऊंचाई बढ़ाने के साथ विद्युत उत्पादन की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही है। उक्त के दृष्टिगत पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की संभावनाओं को ज्ञात करने के लिए अभिकरण द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। अब हम पहले ही देख लेते हैं पवन ऊर्जा उत्पादित कैसे। सबसे पहले तो पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का रूप है जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए क्या लेता है? ये विंड का उपयोग करता है, हवा। विंड की गतिज ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब आपकी ये टरबाइन है, पंखे जैसी लग सकती है आपको, कोई बात नहीं। इस टरबाइन के ये ब्लेड्स हैं, इनसे टकराई विंड, ठीक है। तो इसमें ब्लेड है, जब विंड इनसे टकराई तो ये घूमना स्टार्ट हुए। ब्लेड के घूमने से क्या है, नीचे लगा एक जनरेटर चलेगा। ये जो जनरेटर है, तो अब ये गोल गोल घूमेगी तो इसमें बनेगी आपकी रोटेशनल एनर्जी। विंड की क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब पवन जो है, पवन ऊर्जा भूमि या अपतट दोनों पे उत्पन्न की जा सकती है जहां तेज और अधिक सुसंगत हवाएं होती हैं, ठीक है। अब यहां से ये घूमना स्टार्ट हुई और बिजली का उत्पादन, यहां से जनरेटर लग रहा है क्योंकि, तो यहां से वो जनरेटर स्टार्ट हो गया, उसने बिजली का उत्पादन स्टार्ट कर दिया। अब पवन ऊर्जा है दो तरीके की, एक है आपकी ऑफशोर और एक है आपकी ऑनशोर। ऑफशोर वो है जो ये सब टरबाइंस वगैरह हैं ये लैंड पे लगी हुई हैं, भूमि पे, और ऑनशोर में ये वाटर बॉडी में है। तो दो तरह से उत्पादन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है भाई। देखो आप, नवीकरणीय स्रोत है, स्वच्छ है, ग्रीन हाउस गैस या अन्य प्रदूषकों का उत्सर्जन ये नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई? यहाँ पे तो सिंपल एक टरबाइन लगी हुई है, विंड अपना है ना, आ रही है, ये गोल घूम रही है। तो जितनी ऊंचाई पे इसको लगाया जाएगा, जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे विंड भी इसको मतलब और मतलब जैसे ये ऊंची होती जाएगी तो वहां पे हवा भी इसको तेज लगेगी। इस हिसाब से ये काम करती है,
ठीक है। तो अब राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान द्वारा कहां पे है ये पवन ऊर्जा संस्थान, मुझे कमेंट करके बताओ। पवन ऊर्जा परियोजना, एक मिनट में ये हटा देती हूँ सारा, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। पवन ऊर्जा परियोजनाओं को चिह्नित करने हेतु संभावित जनपद ललितपुर, मिर्जापुर, रायबरेली, फर्रुखाबाद, आगरा, इटावा, बदायूं, झांसी एवं सोनभद्र जनपदों में 50 मीटर तक ऊंचे ये विंड रिसोर्स असेसमेंट का कार्य किया जाएगा इसके बाद। तो अच्छा काम है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आप देख सकते हो इसमें, ठीक है ना, मतलब समझ गए ना पूरा। भाई पहले टरबाइन से टकराएगी जिससे वो घूमने लगेंगे, उनसे जुड़ा टरबाइन भी घूमने लगेगा, टरबाइन से नहीं टकराएगी, टरबाइन के ब्लेड से टकराएगी। फिर एक जनरेटर होगा, उससे जुड़े हुए शाफ्ट को घुमाकर जो ये काइनेटिक एनर्जी है उसको घूर्णी ऊर्जा में बदल दिया जाएगा, रोटेशनल एनर्जी में, जिसके साथ क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सुना है आपने, विद्युत चुंबकत्व के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होगा। और घरों में, स्कूलों में, हॉस्पिटलों में, जगह जगह इसको ट्रांसमिशन और वितरण लाइनों के माध्यम से भेजा जाएगा। ठीक है। और कितनी आपको प्राप्त होगी ये ऊर्जा, इसकी मात्रा टरबाइन के आकार और उसके ब्लेड की लंबाई पर निर्भर करेगी। ठीक है, याद रखिएगा। और एक और मुझे इसमें बात बतानी थी, आपको मैं भूल गई। सैद्धांतिक रूप से जब हवा की गति 2 गुनी हो जाएगी तो पवन ऊर्जा की क्षमता 8 गुनी हो जाएगी। सोचिए आप, कितना बढ़िया है ये हिसाब किताब। ठीक है। तो वायु से प्राप्त की जा सकने वाली ऊर्जा की मात्रा रोटर के आयामों और हवा की गति के साथ, गति के घन के समानुपाती होगी। मेरे ख्याल से मैंने काफी बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये रहा आपका विंड पोटेंशियल मैप उत्तर प्रदेश का, इसको आप देख सकते हैं। ये रही लिस्ट जो इंस्टॉल्ड है। ठीक है, ललितपुर, ये पूरा 2-4 नाम देख के जाना तो सही रहेगा। ये जो है सारी चीजें जरूरी वाली हमने यहाँ पे कवर कर ली। अब इसमें विंड एनर्जी में आप ये भी लिख सकते हो कि एक तो राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति है हमारी 18 की, एक राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति है हमारी 2015 की शायद। इसमें आप वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हो कि सरकारों को नियोजन बाधाओं और ग्रिड कनेक्शन चुनौतियों जैसे मुद्दों से निपटने की जरूरत है। पहली चीज तो ये। दूसरी, जो पवन आधारित उत्पाद क्षमता है उसमें वृद्धि को बनाए रखने के लिए नीति निर्माताओं को भूमि आवंटन और ग्रिड कनेक्शन परियोजनाएं सहित परमिट देने की जो प्रक्रिया है उनको भी सुनिश्चित करना चाहिए। बड़े पैमाने पर आप नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना चाहते हैं तो उसके लिए कार्यबल की योजना एक प्रारंभिक नीतिगत प्राथमिकता होनी चाहिए। पवन आपूर्ति श्रृंखला की नई भू राजनीति का सामना करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक निजी भागीदारी होना बहुत जरूरी है, आप ये लिख सकते हो। और वस्तुओं और दुर्लभ खनिजों के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा है, उसको दूर करने के लिए एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय नियामक ढांचे की भी हमें आवश्यकता है। ये तो जो ग्लोबल जिन चीजों में आप ऐड कर सकते हो पॉइंट, वो भी लिखोगे आप। ठीक है, चलो अब आते हैं आपके लघु जल विद्युत कार्यक्रम। ये कौन से होते हैं? जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये 25 मेगावाट या उससे कम जिनकी कैपेसिटी है वो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। आबादी और औद्योगिक विकास में वृद्धि के साथ आप जानते हैं बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है? 6160 मेगावाट, जिसमें से पन बिजली आधारित उत्पादन का हिस्सा देखिए आप 522.50 है। तो प्रदेश में अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन कर बिजली संकट से उबरने के लिए लघु जल विद्युत परियोजनाएं काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। और प्रदेश की जो प्रमुख जल विद्युत परियोजना है वो है माता टीला, ओबरा, ऊपरी गंगा, रहंद जल विद्युत परियोजनाएं इत्यादि। तो एक ये वाली चीज भी आप लिख सकते हो। ठीक है। और एग्जाम्पल्स लिख के आने इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि उससे पता चलता है आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। ठीक है, चलो तो आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो कि राज्य में स्वच्छ और हरित ऊर्जा के विकेंद्रीकृत उत्पादन को अक्षय ऊर्जा यानी सौर, बायोमास, बायोगैस इन सबके दोहन के माध्यम से संवर्धन करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता वर्तमान में कम होने के कारण लंबी दूरी की विद्युत वितरण लाइनों को विकसित करने पर होने वाले व्यय तथा विद्युत लाइनों में होने वाली विद्युत ह्रास को भी कम करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लिखते रहो सारे।
जन साधारण में पर्यावरण जागरूकता का बहुत जरूरी है प्रसार होना, तभी लोग भी थोड़ा सा है ना ढंग से चलते हैं। स्थानीय रूप से कौशल वृद्धि एवं रोजगार के अवसरों को सृजित करना बहुत आवश्यक है। स्थानीय विनिर्माण सुविधाओं को प्रोत्साहित करना तथा पिछड़े क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक विकास करना। राज्य में नई प्रौद्योगिकी के उपयोग और प्रभावी प्रबंधन के लिए क्षमता विकास करना, कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में आप ये भी लिख सकते हो कि इसमें ज्यादा ना पंगे नहीं होते ज्यादा। एक तो आपको विस्थापित नहीं करना है किसी को, डैम्स वगैरह नहीं बनाने हैं, तो इसलिए ये वाली चीजें काफी आसान होती हैं एज कम्पेयर टू बिग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। अब आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में गैर नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित योजनाएं और उनका प्रबंधन, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। फर्क तो आपको समझ में आई गया, कोई दिक्कत है ही नहीं मुझे लगता है। गैर नवीकरणीय ऊर्जा में आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो प्रकृति में सीमित मात्रा में है, लिमिटेड है, एग्जॉस्टिबल है, मैंने बताया आपको, इन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हमारे पास कार्बन का जितना संचय है, टोटल मतलब कार्बन स्टॉक जो हमारे पास है, उसे पुनः उत्पन्न होने में 500 मिलियन साल लगेंगे। कितने होंगे ये साल, ये बता दो, इससे ज्यादा समय लग सकता है। गैर नवीकरणीय ऊर्जा दो प्रकार की है, एक तो पारंपरिक और एक अपरंपरागत, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। पारंपरिक गैर नवीकरणीय ऊर्जा में क्या है, सभी जीवाश्म ऊर्जा स्रोत, तेल जिस पे लड़ाई है सारी, प्राकृतिक गैस, कोयला, जो व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा स्रोत। फिर जीवाश्म ईंधन, औद्योगिक क्रांति के बाद से दुनिया के लिए प्रमुख ऊर्जा संसाधनों में शामिल जीवाश्म ईंधन पौधों और जंतुओं के अवशेष सुदूर अतीत में पाए जाते थे, जिससे निर्मित ये हुए थे। जीवाश्म ईंधन पौधों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित करके पिछले भूवैज्ञानिक समय के दौरान निर्मित हुए थे। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स जो हैं बेसिकली। तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। तापीय ऊर्जा संयंत्र भारत में विद्युत के सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत में से एक है। तापीय ऊर्जा संयंत्र में जीवाश्म ईंधन लगता है, जैसे कि कोयला, ईंधन तेल और प्राकृतिक गैस में स्थित रासायनिक ऊर्जा को क्रमशः तापीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा एवं फिर फाइनली विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब प्रदेश में कितनी है कुल क्षमता, 82.77%। ये आप देख सकते हैं सर के मिसलेनियस वाले वीडियो में भी मिल जाएगा आपको। उत्तर प्रदेश के प्रमुख तापीय ऊर्जा क्या है, हरदुआगंज, परीक्षा, रिहंद, पनकी, दादरी, औरैया, ओबरा में स्थित है मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स। फिर आता है आपका पेट्रोलियम एवं गैसीय ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत प्रदेश के सिंगरौली क्षेत्र में अल्प मात्रा में कोयला उपलब्ध है। हमारे पास ये वाले रिसोर्सेज तो है नहीं, मिनरल रिसोर्सेज। यहाँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के कोई भी ज्ञात भंडार नहीं है, तो हम सारा इंपोर्ट डिपेंडेंट है, पूरा आयात पे निर्भर है। तो प्रदेश की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जरूरतें जो हैं, मांग जो है, उसकी पूर्ति हम आयात से कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित महत्वपूर्ण अवसंरचनाएं मौजूद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां से ये सब आ रहा है। नेचुरल गैस पाइपलाइन से आती है ना, मथुरा तेल शोधन कारखाना, ऑयल रिफाइनरी जो है आप जानते हैं, वहां पे तेल आता है, ऑयल रिफाइन होता है। फिर आपका HVJ गैस पाइपलाइन बहुत पुरानी है, ये हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। प्राकृतिक गैस की यह पाइपलाइन गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बनाई थी। इसके द्वारा प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक संस्थानों की प्राकृतिक गैस संबंधी आवश्यकता की आपूर्ति की जाती है। फिर आपकी ये है, निर्माणाधीन है, ये कांडला गोरखपुर LPG पाइपलाइन। ये आपका इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम मिलके बना रहे हैं। 2757 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी शहरों को घरेलू गैस उपलब्ध करवाई। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। हमने पेट्रोलियम एवं गैसीय में ये 3 सेक्शंस करे, बस यही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा सवाल आएगा भी नहीं कहीं बाहर से। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से सब कुछ इंपॉर्टेंट सारा बता दिया गया है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। अपना करंट अफेयर्स बहुत अच्छा रखो, अच्छे से पढ़ो, उत्तर लेखन का जितना अधिक अभ्यास कर सको करो। ठीक है, और कोई भी अगर किसी को पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन करना है तो एटलीस्ट वो टेस्ट सीरीज वाला पेड ग्रुप जरूर ज्वाइन करे, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपको ये पता चलेगा आप कैसा लिख रहे हो। ठीक है, इसके अतिरिक्त कोई भी पेड ग्रुप की जानकारी के लिए, PDF प्राप्त करने के लिए इन सब नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए मजे से, कोई दिक्कत नहीं है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आंसर राइटिंग करते रहिए। बहुत बहुत